नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं लक्ष्मीकांत की सीरीज यूपीएससी पॉलिटी की, आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उन्हें पता है इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। हर साल प्रीलिम्स में आपको 2 क्वेश्चन और मेंस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केस लॉज लगा के या जो है सिर्फ आर्टिकल्स के रूप में एक्सप्लेन करने को आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको जो है इस चैप्टर से मिलते हैं। और ये चैप्टर जो है इतना बड़ा चैप्टर है, ये आपके इतने क्वेश्चंस को एड्रेस करता है कि अगर आपका मन करे आज के बाद कि आप अपने लोकेशन से किसी और जगह पे जाके कोई जो है प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहें, या फिर आपको कोई पसंद है और उससे आप शादी करना चाहें, या फिर जो है आपके जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हैं, तो ये राइट्स हमें कहां से मिलता है, क्या हम ये सब कर सकते हैं। तो यही सब जो चीजें हैं, यही सब जो क्वेश्चंस आपके मन में है, वही आज जो है हम सारे क्वेश्चनों को एड्रेस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पॉलिटी का है फंडामेंटल राइट्स, उसकी क्लास आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा दोस्तों, मैग्ना कार्टा ये वर्ड का मतलब क्या है बेसिकली, तो मैग्ना कार्टा जो है दोस्तों 1215 में आया था। और उस समय बेसिकली जो है क्या हो रहा था कि जितने भी एम्परर्स होते थे उनके पास जो है कंसेंट्रेशन ऑफ पावर होती थी। तो जो बेसिकली किंग था, 1200 के टाइम की बात मैं कर रहा हूं, उस टाइम पे जो है एक टर्म यूज हुआ होता था, रेक्स लेक्स। इसका मतलब दोस्तों ये होता था कि किंग इज द लॉ। जो लॉ जो है किंग ने बोल दिया, वही चीजें जो है बेसिकली आपकी रूल बन जाती थी। बट ऐसे करते करते जब ये चीजें जो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इतना ज्यादा किंग के पास आ गया था कि जो है लोगों में बहुत दिक्कतें होने लगी थी। लोगों को जो है कोई सम्मानता नहीं, कोई इक्वालिटी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए उस टाइम पे एक विद्रोह हुआ। सारे लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने एक आपस में मिल गए और उनने कहा कि हम किंग के अगेंस्ट में जो है एक विद्रोह करेंगे। और ये सब चीजें देखते हुए, बट किंग भी उस टाइम पे बहुत सुप्रीम हुआ करता था, किंग के पास भी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हुआ करती थी। तो किंग ने भी अपनी पूरी कोशिश की, वहां पे लोगों के बीच में भी। तो इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ टसल हो गया और वहां से जन्म लिया हमारा जो है मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा बेसिकली दोस्तों है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि 1215 में उस टाइम पे जो किंग हुआ करते थे उनका नाम था किंग जॉन। उनने कहा लोगों से कि चलिए हम एक संधि करते हैं, हम एक ट्रीटी साइन करते हैं। और उस ट्रीटी के में जो है बात लिखी गई कि अब से जो रेक्स लेक्स होता था वो अब से लेक्स रेक्स होगा, जिसका मतलब हो गया लॉ इज द किंग। बेसिकली अब जो है लॉ को सुप्रीमेसी मिल गई, अब जो है किंग के ऊपर लॉ चला गया। और जब ये चीज हुई तो उस टाइम पे जो है सब लोगों को एक इक्वालिटी, एक राइट्स मिल गए। और यहीं से स्टार्ट हुआ मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब इसकी स्टोरी जो है दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। बट इससे पहले मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या जो है राइट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही होते हैं बेसिकली, या और भी टाइप के राइट्स जो है सोसाइटी में हैं? तो इसी के चीजों को हम आगे बात करते हैं। और हमारा सबसे पहला राइट्स जो हम बात करेंगे वो आता है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स दोस्तों क्या हो गया, आप जो है पैदा हुए, एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। ये उसका नेचुरल राइट्स है जो उसको पैदा होते ही मिल गया। अगर वो जो है दिल्ली जैसी स्टेट में रह रहा है या कहीं पे जहां पे उसको क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, पर वो जो है उसको क्लीन एनवायरनमेंट मिलना ये उसका नेचुरल राइट है। तो उम्मीद करता हूं आपको नेचुरल राइट समझ में आ गया होगा।
मॉरल राइट्स दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि किसी की भी मॉफ्ड इमेज या वीडियोस जो है जनरेट कर दी जाती है थ्रू एआई। और इस चीज को टैकल करने के लिए हम लोगों के यहाँ बहुत लॉज बन रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि एआई से जो भी मॉफ्ड इमेज बनेगी उसके साइड में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है इमेज एआई से जनरेटेड है। तो ये आपका मॉरल राइट है, ये आप पे जो है कोई बात दे नहीं है, पर ये आप अगर इसको बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये आपका एक मॉरलिटी, आप इसको शो कर रहे हो पब्लिक में कि ये मैंने एआई के थ्रू बनाई है, ये कोई रियल इमेज या रियल वीडियो नहीं है। तो ये बेसिकली आपका मॉरल राइट होता है। स्टैट्यूटरी और लीगल राइट्स क्या होता है दोस्तों? स्टैट्यूटरी और लीगल राइट्स वो होते हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आए होते हैं, जैसे हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटी एक्ट जो बहुत फेमस एक्ट है, वो जो है बेसिकली पार्लियामेंट के लॉ से आया है। या हम बात करें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ईपीए एक्ट भी बेसिकली जो है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आया हुआ है, इसीलिए हमें स्टैट्यूटरी राइट्स इसे कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन राइट, द राइट विच एंश्योर्स द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये ना ही सिर्फ इंडिया में है, ये फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। और ये राइट्स जो है बेसिकली ह्यूमन राइट्स होते हैं फॉर द डिग्निटी, फॉर द एग्जिस्टेंस, नॉट द मियर एग्जिस्टेंस जस्ट लाइक एन एनिमल। आपको एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए ये राइट आता है। तो ये बेसिकली आपका ह्यूमन राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों हमारा बेसिकली पार्ट 3 में है और इसको आज हम अपनी पूरी क्लास में बहुत डिटेल में समझेंगे और इसके एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने बहुत क्लियरली इजी वे में जो है मैं आपके सामने इसको समझाऊंगा। तो इसको हम आगे रखते हैं। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे। अगर आपको याद होगा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो हमारे पास एक लॉ था, एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19 1 क्लॉज एफ में था। बट इसको जो है हमने उसके बाद अमेंडमेंट करके इसको हमने फंडामेंटल राइट से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया। इसको हमने आर्टिकल 300 में लेकर चले गए। बेसिकली ये अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये एक जस्टिसिएबल राइट नहीं रहा। इसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, बट ये आपका अभी भी एक लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये चीज जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बताता है। तो बेसिकली मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्लाइड पे जितने भी टाइप्स ऑफ राइट्स हैं ये आपको बेसिकली समझ में आए होंगे दोस्तों। अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स की कहानी कहां से स्टार्ट हुई। फंडामेंटल राइट्स की कहानी जैसा मैंने बताया था कि 1215 में जो हमारा मैग्ना कार्टा था, जो ब्रिटेन के किंग जॉन ने दिया था, वहां से ये कहानी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई। उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स आया और यही जो है एक फाउंडेशन बना फंडामेंटल राइट्स का। तो जो बिल ऑफ राइट्स है ये जो है एक फाउंडेशन बना फंडामेंटल राइट्स का। बट क्या इसके बाद भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए थे? क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो आज के टाइम पे लगभग 250 साल पहले आ गया था और हमारा संविधान तो 1950 में बना था। तो क्या 250 साल पहले जो है ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने जब हम पे रूल किया था, तो क्या हमें जो है कॉलोनियल पावर ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे दिए थे? खुद सोचिए दोस्तों, जिस पावर ने हमको मियर वोटिंग राइट्स नहीं दिया था, वो क्या हमें फंडामेंटल राइट्स देगा? और उसी के अगेंस्ट में मोतीलाल नेहरू, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोतीलाल नेहरू की बात कर रहा हूं। और मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक डॉक्यूमेंट फॉर्म किया जो कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स मांगने की बात करता था। और वहां से जो है एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने एक नींव रखी भारत में फंडामेंटल राइट्स की। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 में, तो हमारे जो
ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, उन्होंने इंश्योर किया कि हमारे सिटीजन जिनको आज तक कभी इक्वालिटी नहीं मिली है, ना ही कभी लिबर्टी मिली है, और ये सब चीजों को देखते हुए उन्होंने जो है फंडामेंटल राइट्स, एक एनफोर्सिएबल और एक जस्टिसिएबल राइट हमारे सिटीजन को दी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जब मैं जस्टिसिएबल और एनफोर्सिएबल की बात करता हूं, क्योंकि ये चीज जो है आपको समझ में आएगी कि एनफोर्सिएबल राइट्स बेसिकली होती क्या हैं। मैं दो वर्ड्स की बात करूंगा यहां पे और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक है एनफोर्सिएबल और एक है अमेंडेबिलिटी। ये दो वर्ड्स आप ध्यान से देखिए। एनफोर्सिएबल को हम जस्टिसिएबल भी कहते हैं, जस्टिसिएबल राइट्स। अब ये बेसिकली एनफोर्सिएबल, जस्टिसिएबल, मैं इतने देर से ये वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको इसका मतलब भी तो बताना मेरा कर्तव्य है। और ये बेसिकली एनफोर्सिएबल राइट्स ये राइट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट में, जिसके वायलेशन पे आप जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। और ये बेसिकली हमें जस्टिसिएबल और एनफोर्सिएबिलिटी कहती है। क्या हमारे सारे राइट्स एनफोर्सिएबल है? नहीं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स सिर्फ यही एनफोर्सिएबल है। इसके आगे जब हम पार्ट 4 डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बेसिकली हमारा नॉन एनफोर्सिएबल राइट्स है। इसके वायलेशन पे हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है डिस्टिंक्शन बन जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट राइट बन जाती है जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। दोस्तों आप इसकी जो है वैल्यू समझ सकते हैं कि अगर आपके कोई अधिकारों का हनन होता है और उस हनन पे आप डायरेक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, तो वो चीजें जो है आपकी फंडामेंटल राइट्स आपको पावर देता है। बट दोस्तों आपके दिमाग में क्या ये क्वेश्चन नहीं आया कि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी तो आना चाहिए कि ये राइट्स का हनन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, या कोई सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लोग कर रहे हैं, कंट्री के लोग कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये राइट्स बेसिकली अगेंस्ट द स्टेट है। अब ये स्टेट क्या है? अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड लिखा है तो उस वर्ड को, जहां इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेट, तो उस स्टेट की डेफिनेशन कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना। बिना कुछ हुए हमारा जो है, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे राइट्स को वायलेट किया? तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में गए, कोर्ट ऑफ लॉ ने हमसे पूछा कि किसने आपके राइट्स को वायलेट किया, तब आप वहां पे क्या बोलोगे? आपको बताना पड़ेगा कि स्टेट ने हमारे राइट्स को वायलेट किया। तो स्टेट्स का जो है क्लियर डेफिनेशन हमारे आर्टिकल 12 में है, और यहीं से हमारी जो है फंडामेंटल राइट्स की कहानी स्टार्ट होती है। दोस्तों जो है हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जहां पे हमने आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की थी। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने आप लोगों को आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप पढ़ाया। वो पढ़ाने का इंपॉर्टेंस आपको आज समझ में आएगा जब मैं आपसे ये कहूंगा कि ये हमारे राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, और ये हमारे कुछ राइट्स हैं जो पूरी पब्लिक को मिले हैं। जब मैं वर्ड पब्लिक की बात करूंगा तो उसमें नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया की बात होगी, उसमें जो है फॉरेन से लोग आए हुए, फॉरेन एलियंस आए हुए। एलियंस कौन? चाहे वो एनिमी एलियंस हैं या फ्रेंडली एलियंस हैं। तो यहां पे जो है बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडली एलियंस की समझ में आएगी, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स अपने फ्रेंडली एलियंस को, जो हमारे फॉरेन से आए हुए हैं, उनको देते हैं। और यहां से जो है फंडामेंटल राइट्स की कहानी आर्टिकल 12 से स्टार्ट होने जा रही दोस्तों। बट उससे पहले जो है हम एक चीज समझ लेते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स देने की नौबत क्यों आई। ये नौबत इसलिए आई कि अगर हम जो है अपने ही आसपास के कुछ देशों को देखते हैं, जैसे हमारे मुस्लिम देश हो गए सऊदीया, जहां पे क्राउन प्रिंस रूल होता है, या फिर हम जो है नॉर्थ कोरिया की बात करें जहां किम जोंग उन जैसे जो है
लोग रूल करते हैं, जहां पे आज भी जो है रेक्स लेक्स की बात चलती है कि किंग इज द लॉ। ये चीज जो है, कोई अथॉरिटेरिज्म इंडिया में भी ना आ जाए, कोई ऐसा रूलर ना आ जाए जो इंडिया में ये कह सके कि आज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, आज से हमारा सुप्रीम कोर्ट खत्म, आज से हमारे देश में कोई लॉ ऑफ द लैंड नहीं होगा, आज से हमारे देश में सिर्फ वो होगा जो मैं बोलूंगा। इसी अथॉरिटेरिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स एज अ गिफ्ट मिला है, और ये हमारा बहुत चेरिशेबल राइट्स है जिसको हमें जो है बहुत खुश होके हमें एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये हमारे जो है एग्जिस्टेंस को प्रिवेंट करता है, हमें अथॉरिटेरिज्म से बचाता है। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ये शील्ड करता है अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, कि कोई एक्ट, कोई लॉज लेजिस्लेचर ऐसा ना पास कर दे जो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स हो। और इसका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉज, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ मेन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे रूल्स एंड लॉज हैं वो सबके लिए समान रूप से रहें, ना कि जो है लोगों को देख के जो है लॉज बदल जाएं कि ये पावरफुल आदमी है तो इसके लिए अलग लॉज चलेंगे। और ये बेसिकली जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग एंड नेचर है। अब जो है हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें बेसिकली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बट जब हम आगे बढ़े तो हमारा जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही हमने जो है प्रॉपर्टी को जो है अपने बहुत उस पे लॉस बनाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो जमींदार लोग थे उन लोगों के पास बहुत लैंड था, बहुत जमीन था, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो पा रहा था। और इसी चीज पे हमने वहीं से लॉस बनाना स्टार्ट कर दिया, और अल्टीमेटली 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हमने जो है प्रॉपर्टी राइट्स को जो है फंडामेंटल राइट से हटा के बेसिकली एक जो है मियर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स बना दिया। तो ये यहाँ की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी। और जो हमारा फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स का, जो मैंने आपको बताया था कि ये जस्टिसिएबल राइट्स है, मतलब इसके वॉयलेशन पे आप जो है सीधा सीधा जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं आप जो है। बट ये कोई एब्सोल्यूट और सैक्रोसेंट राइट्स नहीं है कि जो है यही सब कुछ है। इसको जो है अगर पार्लियामेंट को लगता है कि इसमें कुछ टाइम के साथ अब हमें अमेंडमेंट करना है, बट माइंड यू आपको ये दिमाग में डालना है कि पार्लियामेंट कभी भी जो है बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकता, और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए उसको बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये चीज जो है इसमें लिखी हुई है, और ये जो है हमें डिफेंस करता है अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट एंड सम अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था कि जो है फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली हमें स्टेट्स के अगेंस्ट में जो है प्रिवेंट करता है, बट ये इंडिविजुअल की कहानी कहाँ से आ गई कि फंडामेंटल राइट्स हमें इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी कैसे प्रिवेंट करता है? तो दोस्तों कुछ ऐसी राइट्स हैं, बेसिकली 4 ऐसी राइट्स हैं जिसमें आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2, जो कि कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, और इसके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो ये हमें अगेंस्ट इंडिविजुअल भी अगर कोई ये आपके अगेंस्ट में ये परफॉर्म कर रहा है तो इसके खिलाफ भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिली है। फिर आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर कोई अपने प्राइवेट स्फीयर में भी अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथा को जो है प्रैक्टिस कर रहा है तो इसके अगेंस्ट में भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिली हुई है। और फिर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे बेगारी हो गया, फोर्स्ड लेबर हो गया, या फिर जो है अंडर द एज ऑफ 14 आप किसी चाइल्ड को जो है हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में वर्क करा रहे हो
तो उसके अगेंस्ट में भी जो है आप प्राइवेट इंडिविजुअल होके भी आपके अगेंस्ट में इंसान जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है टू इम्प्लीमेंट हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। तो ये बेसिकली जब मैंने वर्ड यूज किया प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये अगेंस्ट द स्टेट है, बट बेसिकली कुछ राइट्स जो मैंने 4 राइट्स लिखे, आर्टिकल 15(2) नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, और आर्टिकल 17 हमारा अनटचेबिलिटी, और जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये बेसिकली हमें जो है एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जो है बचाते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों कि कुछ राइट्स ऐसी है जो मैं आपसे कह रहा था कि जो हम अपने कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को देते हैं, जो हमने सिटीजनशिप का चैप्टर पढ़ा था उसकी इंपॉर्टेंस आपको अब समझ में आएगी कि जो है क्यों वो चैप्टर पढ़ा था। क्योंकि हमारे कुछ राइट्स ऐसे हैं, जैसे आर्टिकल 15 हो गया, मैंने वहां पे भी आपको बताया था, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया। ये बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ अपने सिटीजन, अपने कंट्री, अपने देशवासियों को ही सिर्फ देते हैं, और जो बाकी राइट्स हैं वो हम अपने सिटीजन्स को भी देते हैं और हम अपने फ्रेंडली एलियंस को भी देते हैं। तो ये बेसिकली जो है इसमें मैंने लिखी है चीजें, और ये आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। 15, 16, 19 और 29 एंड 30 ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को देने की बात होती है। और जब हम एनिमी अलायंस की बात करते हैं तो इसमें हम जो है बाकी जितनी राइट्स होगी ये हम अपने एनिमी अलायंस को देंगे। और ये दोनों राइट्स, ये वाली भी और ये वाली भी, हमारे सिटीजन्स को तो सारी राइट्स मिलेंगी, बट ये ऐसी राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगी, और ये ऐसी राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है एनिमी अलायंस को छोड़ के हमारे फ्रेंडली अलायंस को मिलेंगी। और ये दोनों कंबाइंड जो राइट्स हैं ये हमारे सिटीजन्स को मिलेंगी। तो यही बेसिकली इस भी लिखा हुआ है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था, अब यहां से हमारी असली फंडामेंटल राइट्स की कहानी स्टार्ट हुई है, पर मैं आपको उससे पहले चाहता हूं कि मेरा अभी मन नहीं भरा, ये एक बार आप जो है इसको खुद से एक बार रीड कर लें और बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जो है आप अपने जो है कमेंट सेक्शन पे लिखें कि कौन सी राइट्स जो है हम सिटीजन्स को देते हैं और कौन सी राइट्स एलियंस को मिलती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, जो मेनली हमारा फंडामेंटल राइट्स यहां से चालू हुआ है। अब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 है वो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द स्टेट। और ये स्टेट की जो हमारी बात है, स्टेट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेट की जो डेफिनेशन है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट किसने किया, तो ये बेसिकली जो है हमें स्टेट्स के ने किया है। तो हमको स्टेट्स के बारे में पता तो होना चाहिए कि बेसिकली ये स्टेट है क्या। तो स्टेट बेसिकली 4 चीजें होती हैं दोस्तों। पहला होता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन। और यही चीज बेसिकली हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है हमारा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन। उसके बाद जो हमारी तीसरी चीज होती है हमारी लोकल बॉडीज, जैसे पंचायत हो गई, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ये सब अगर हमारे राइट्स का वायलेशन करेंगे तो ये भी हमारे बेसिकली स्टेट्स की डेफिनेशंस में आती हैं। और ऐसी कुछ जो है एजेंसीज होती हैं जो स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी जो होती है, जैसे जो हमारी PSUs हो गई, ONGCs हो गई, LIC हो गई, या फिर जो है IOCL हो गई, ये सब बेसिकली ये भी गवर्नमेंट के पार्ट पे एक्ट करती है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी है, अगर वो एज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो वो भी अगर आपके राइट्स को वायलेट करती है तो वो भी स्टेट्स के डेफिनेशन में आएगी। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ये आपका बहुत ही एक समझ लीजिए नुएंसेस है जो लोग एग्जाम में भूल जाते हैं और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि जो जनरल चीजें जो सब लिखे हैं इससे जो एग्जामिनर क्वेश्चंस नहीं बनाएगा, वो ऐसी कुछ नुएंसेस ढूंढेगा। वो नुएंसेस में आपको अपने आगे की क्लासेस में, आगे की स्लाइड्स में जो जो मुझे लगेगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो ये चीजें मैं आपको बताता फिरूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा।
अब हम आते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशंस की बात की। अब आर्टिकल 13 बेसिकली क्या कहता है? अब आर्टिकल 13 हमारा ये कहता है कि लॉज क्या हैं, किस लॉज पे आप जाएंगे कि जो है हमारी क्या चीजें वॉयलेट हुई, ये लॉज भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो इस लॉज को भी तो आपको कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा ना कि हमारा ये चीज वॉयलेट हुई। आप ये तो कह दोगे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कि स्टेट्स ने हमारी फंडामेंटल राइट्स को जो है वॉयलेट किया, बट वो राइट्स बेसिकली हैं क्या? तो ये चीज जो है हमारा आर्टिकल 13 डिफाइन करता है कि कोई भी पार्लियामेंट के लॉज हो गए उसको जो है बेसिकली एक फनल में डाला जाएगा। ये इमेजिनरी काइंड ऑफ अ फनल है। अगर ये लॉज जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो ये लॉज जो है उसी टाइप पे ही जो है खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 में उसके पास पावर है टू रिव्यू एवरी एक्ट्स एंड लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये चीज जो है हमारा आर्टिकल 13 बताता है। बट ये लॉज बेसिकली हैं क्या? जो हमारी लॉज की डेफिनेशन दी गई है वो हमारी बेसिकली है क्या? ये लॉज वो होते हैं जैसे परमानेंट लॉज हो गए या टेम्परेरी लॉज हो गए, बेसिकली जो हमारी पार्लियामेंट बना रही है या स्टेट गवर्नमेंट बना रही है पार्लियामेंट में या अपने स्टेट लेजिस्लेचर में, जो है उन लॉस को जो है परमानेंट लॉस कहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है ये 365 डेज तो नहीं बैठती है ना, ये कुछ दिन बैठती है और जो है बेसिकली और काफी टाइम पे ये जो है अपनी इनकी छुट्टी रहती है जिसमें ये बाकी काम कर रहे होते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए। अब उस बीच कोई इंपॉर्टेंट लॉ बनाने की नौबत आ गई तो वो कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बेसिकली हमारा ऑर्डिनेंस के थ्रू टेम्परेरी लॉज होता है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में ये हमारे पास जो है प्रेसिडेंट के पास होती है और जो है गवर्नर के पास जो है स्टेट लेजिस्लेचर में होती है। तो ये बेसिकली जो है प्रेसिडेंट को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं। ये प्रेसिडेंट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये ऑर्डिनेंस की कहानी होगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेचर क्या हो गया? देखिए कई बार ऐसा होता है कि बेसिकली कि आप समझ लीजिए, इसको बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो आप जो है किसी कंपनी में जो है आप पावर पे आप कुछ काम कर रहे हैं। अब आपके पास बहुत पावर, आपके पास बहुत काम है और जो है आपके पास मान लीजिए 500 फाइल रिव्यूज करनी है। अब आप एक इंसान की भी तो एक कैपेसिटी होती है ना, वो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके थोड़ा बहुत काम कर लेगा, बट बहुत ज्यादा अगर पहाड़ जितना काम है तो अकेला आदमी तो नहीं कर पाएगा। वो क्या करता है, वो अपने पावर को जो है डेलीगेट कर देता है अपने ऑफिस के कुछ लोगों में कि यार तुम जो है मेरे बिहाफ में इस फाइल्स को रिव्यू कर दो। यही सेम चीज जो होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है कि वो अपनी पावर्स को जो है डेलीगेट कर देना, अपनी पावर्स को किसी को दे देना कि मेरे बिहाफ पे तुम जो है रूल्स और लॉज बना लो। तो ऐसे रूल्स एंड लॉज भी जो बनेंगे वो भी लॉ की डेफिनेशंस में आएंगे। अब कस्टमरी लॉज, ये भी जो है बेसिकली एक चौथे टाइप के लॉज होते हैं और ये भी क्या बोलते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ लॉज आता है। कस्टमरी लॉज मतलब जैसे हमने सबरीमाला केस पढ़ा था 2019 में कि कुछ एज ग्रुप की में जो है औरतों को, वुमेन्स को जो है टेंपल में एंट्री जो है अलाउड नहीं थी। अब ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में जा रहा था, इस पे बहुत बहस हुई, अपना सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो ये चीजें जो है कि अगर कोई कस्टमरी लॉज जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट, नॉर्मल इंस्टेंसेस पे सुप्रीम कोर्ट आपके कस्टमरी लॉज में नहीं एंटर करेगा। बट अगर ऐसी कोई कंडीशंस अराइज हुई, जैसे ट्रिपल तलाक का केस हो गया मुस्लिम्स में, ये भी बेसिकली जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा था और इसके अगेंस्ट में भी जो है सुप्रीम कोर्ट को फिर इंटरफेयर करना पड़ा। तो ये बेसिकली आर्टिकल 13 की कहानी है। आर्टिकल 13 में हम लॉज को पढ़ते हैं। अब यहां से हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है सही मायने में स्टार्ट होता है। आर्टिकल 12 और 13 तो हमारा बेसिकली स्टेट्स को डिफाइन कर रहा था, लॉज को डिफाइन कर रहा था। बट अब हम लोग जो है यहां से जो है अपने फंडामेंटल राइट्स पे बढ़ेंगे और आर्टिकल 14 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ये बेसिकली जो है हमें ये बताता है
कि इसकी पहले हम जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको एज अ वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेते हैं, तो हमको जो है समझ में आएगा कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। मैं आपसे कह रहा था ये वर्ड्स को आपको जो है समझना पड़ेगा। जब मैं सिटीजनशिप की बात पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ राइट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे और कुछ राइट्स ऐसे होंगे जो सबको मिलेंगे, पूरे, चाहे वो फ्रेंड बाहर के देश के लोग हों या फिर जो है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हूं। तो ये राइट्स जो है बेसिकली हमारा यही बता रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। ये बेसिकली सिटीजन प्लस बाहर के लोगों की बात करें। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको मैंने अलग से अंडरलाइन किया है और यही बेसिकली आर्टिकल 14 जो है यही चीज है। और इसको मैं अब डिफाइन करूंगा और इसको मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 जो है बेसिकली बात क्या करता है। आर्टिकल 14 में बेसिकली दो चीजें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है हमने ब्रिटेन का कंसेप्ट लिया, यूके का कंसेप्ट है और ये एक नेगेटिव टोन में बात करता है। जब हम इसके पढ़ेंगे कि ये क्या स्टेटमेंट है तो हमें खुद समझ में आएगा कि काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। बट जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे, ये हमने जो है यूएसए से लिया है और ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में बात करेगा। और जब हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें खुद ये समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि नो वन इज अबव द लॉ। एक नेगेटिव वे में बात कर रहा है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनी पर्सन। हम लॉ के टर्म्स में किसी भी इंसान को जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं कि ये तो भाई हमारे यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर है, ये तो हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर है, तो इसको हम जो है कुछ अलग से जो है इसके ऊपर लॉस चलेंगे क्योंकि ये डिग्निफाइड पर्सन है, ये एक ओहदे पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं होगा। हम जो है सबको कानून की नजरों में सब एक हैं, सबको सम्मानता, राइट टू इक्वालिटी जो हमारा मैग्ना कार्टा से बिल ऑफ राइट्स पे, अगर हम स्पेशल प्रिविलेज ही देने लगे तो हम ये कहानी स्टार्ट ही क्यों किए थे जो है हम मैग्ना कार्टा पे जाने की, हमें बिल ऑफ राइट्स की बात हम क्यों कहते हैं, हम मोतीलाल नेहरू के जो है डॉक्यूमेंट्स की बात क्यों कहते हैं जहां पे हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। ये बेसिकली हमें जो है इसीलिए दिया गया था क्योंकि हम इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे। हम चाहते थे कि लॉज के एटलीस्ट कानून की नजरों में सबको जो है एक सम्मान देखा जाए, सबको एक इक्वालिटी की भावना से देखा जाए। और यही आर्टिकल 14 है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल पावर जो है ये हम किसी पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन को नहीं देंगे। अब हम आते हैं कि हम जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जब हम पॉजिटिव कॉनोटेशन की बात कर रहे थे तो ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि हम जो इक्वल टाइप के लोग हैं, लाइक पीपल, उनको तो जो है हम सेम वे में, लाइक वे में जो है ट्रीट करेंगे। बट जो अलाइक पीपल हैं, उनको, जो अलग अलग टाइप के लोग हैं जो पीछे रह गए किसी कारणवश जो है जीवन में, तो उनको, उनके लिए हम अलाइक ट्रीटमेंट लेंगे, लाइक नहीं अलाइक ट्रीटमेंट। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग थिंग है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं कि मैं क्या मतलब कहना चाहता हूं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इसका मतलब क्या है, सपोज कोई जुल्म हुआ, अब कोई जुल्म करने वाला जो इंसान होगा वो 3 कैटेगरी में लाई कर सकता है। सपोज वो 3 कैटेगरी क्या है, इस 3 कैटेगरी को हम समझते हैं। या तो वो चाइल्ड हो सकता है, या वो एडोलसेंट हो सकता है, या फिर वो एडल्ट हो सकता है। अब ये बताइए कानून की नजर में एक, ये मैं सपोज मैं मान लेता हूं कि तीनों ने जो है मर्डर किया है। अब ये बताइए कानून की नजरों में क्या हम चाइल्ड जो एक अबौधिक बालक है जिसको अभी तक यही नहीं पता है कि दुनियादारी क्या है, क्या चीजें हैं,
उससे जो है किस हालात में, किस कंडीशन में उससे जो है किसी का कत्ल हो गया। वैसे मैं बहुत एक्सट्रीम केस लेकर चल रहा हूं, बट आप इससे बहुत आसानी से समझेंगे कि उससे एक मतलब गलती से या जैसे भी उसे एक कत्ल हो गया, तो आपको लगता है कि हमारी कानून को उसको उसी नजर से देखना चाहिए जो एक एडल्ट आदमी, जो 25-30 या 40-50 साल का आदमी जो सोची समझी साजिश करके किसी को मारा है। तो ये क्या हमारे कानून की नजर में सेम होने चाहिए? नहीं, आपका आंसर खुद जो है निकल के नहीं आएगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब हम अलाइक लोग रहेंगे वहां पे जो है लॉ उसको अलाइक वे में ट्रीट करेगा। अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम जो है एडल्ट्स की बात कर रहे होते तो इस एडल्ट्स की कैटेगरी में सब लाइक लोग आ जाते। मान लीजिए ये एक एडल्ट है, 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 तो ये सारे जितने एडल्ट हैं इन्होंने अगर जो है क्या बोलते हैं किसी का खून किया, किसी का मर्डर किया, अब यहां पे जो है बेसिकली सब पे एक कानून लगेगा। बट जब आप अलाइक लोग की, जहां चाइल्ड है, एडोलसेंट है, एडल्ट है, वहां पे आप बेसिकली सेम सजा, सेम कानून, सेम लॉ के तहत आप नहीं दे सकते हो। और यही बेसिकली हमारा जो है आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी यही बात कहता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे हमारे जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गए, ये जब तक अपने ऑफिस में बैठे हुए, हमेशा नहीं, जब तक ये सिर्फ अपने ऑफिस में, अपने पावर में बैठे हुए, उस टाइम पे इनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल लॉज नहीं चल सकता है। और जो है अगर सिविल लॉज भी चलेंगे तो उसमें भी जो है उनको 3 महीने का पहले एक नोटिस पीरियड सर्व होगा, उसके बाद ये उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। उसके बाद जो है जो फॉरेन सोवरेन्स या एम्बेसडर है उनको भी इम्यूनिटी मिलती है अगेंस्ट द क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स। और भी इसके एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी के। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेस का आदमी जो है सही रिपोर्टिंग करता है जो कि पार्लियामेंट में चल रही है, आप उसके अगेंस्ट में जो है कोई जो है उसके अगेंस्ट में आप उसको जो है कोई लॉज में उसको नहीं डाल सकते कि आपने हमारी रिपोर्टिंग क्यों कर दी बाहर लोगों को, अनटिल अनलेस वो सही रिपोर्टिंग है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। इसके बाद और एक्सेप्शन आपने जनरली देखा होगा, जो हमारे एमपीज और एमएलएज होते हैं ना, वो या बहुत चालाक लोग होते हैं, उनके पास दिमाग बहुत होता है। बेसिकली पढ़े लिखे पे तो हम नहीं कह सकते, बट उनके पास दिमाग तो बहुत है भाई। वो क्या करते हैं, उनको जो है अपने किसी फेलो एमपीज या एमएलएज के अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाने होते हैं, तो वो कभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आउटसाइड द पार्लियामेंट आके वो कोई बात नहीं कहेंगे। वो जो भी बात उन्हें कहनी होगी ना, वो कोशिश करेंगे कि वो इनसाइड द पार्लियामेंट कहें। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसाइड द पार्लियामेंट उनके पास इम्यूनिटी होती है, उनके ऊपर जो है कोई केस नहीं हो सकता जो भी उन्होंने कहा है। तो ये वहां पे ये भी एक काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज है जो आर्टिकल 14 जो है हमें ग्रांट करता है। और ये जो मैं आपको समझा रहा था ना, अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं वर्ड मिस कर रहा था बहुत देर से। ये जो हम चाइल्ड, एडोलसेंट और एडल्ट में जो एक डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अब इसका कोई बहुत पर्टिकुलर मतलब सिर्फ मैंने आपको नहीं बताया, बट अगर आप जैसे मेंस में आंसर लिख रहे हैं और आपने जो है ये वर्ड यूज कर दिया, तो आपको एक काइंड ऑफ बोनस मिलेगा कि आपका आंसर जो है बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये चीज आपके लिए एक एडवांटेज हो जाती है, हाफ मार्क्स की, बहुत ज्यादा नहीं, बट यही हाफ मार्क्स आपको जो है एग्जाम में एक पेपर में 6-7 नंबर का अगर डिफरेंस क्रिएट कर दे रहे हैं, तो आपकी जो है रैंक कहां से कहां पहुंच सकती है। तो यार ये सब छोटी चीजें जो होती है ना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझा करो। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको आगे जितने भी चीजें होंगी, जो भी आर्टिकल्स होंगे, उसमें जो न्यूएंसेस पॉइंट्स होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो चीजें जो है मैं आपको जो है यहीं पे क्लियर करता चलूंगा। एक आर्टिकल 14 का जो है और एक्सेप्शन है, वो है आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C ये कहता है कि जब आर्टिकल 39B और C जहां पे एंट्री मारेंगे, वहां पे आर्टिकल 14 जो है बाहर चला जाएगा। 39 और BC बेसिकली
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करती है। और यहां पे आपको इंपॉर्टेंस भी समझना पड़ेगा कि 39 बी और सी बेसिकली डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि एनफोर्सिएबल और जस्टिसिएबल नहीं है, बट वो आर्टिकल 14 को जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी जो है बाहर कर देता है जब उनकी एंट्री होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा जो है एक फाउंडेशन जो है बैलेंस फाउंडेशन, एक बेडरॉक बन के फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, जो कि मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों जो है सेम पावर होल्ड करते हैं हमारे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, जो मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बेसिकली अगेंस्ट द इंडिविजुअल भी है कि आप किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते सिर्फ 5 चीजों पे। 5 चीजों की बात कॉन्स्टिट्यूशन ने की है। ये अब न्यूएंसेस पॉइंट है। क्या सारे द वर्ड ओनली मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड। इन 5 जो बातें हैं, इन 5 के अलावा कोई भी अगर दूसरी चीज है उस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। बट ये जो 5 चीजें हैं ये आपके इस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है आपको, अगर रेस पे किया जाता है, अगर आपको कास्ट पे, अगर आपके सेक्स पे किया जाता है या आपके प्लेस ऑफ बर्थ पे किया जाता है, तो ये बेसिकली जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का ग्रॉस वायलेशन होगा। और चाहे स्टेट करे चाहे इंडिविजुअल करे, इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं और अपने जो है राइट्स का जो आपका हनन हुआ है इसके अगेंस्ट में आप जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि हम जो है स्पेशल प्रोविजंस देते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देते हैं एजुकेशंस में, और जो है वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए, और जो है स्पेशल प्रिविलेज मिलता है हमें एससी एसटीज को भी दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं ये स्लाइड को आप एक बार थोड़ा सा समझ लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और ये आप इसको, ये मैं जो आपको बताया था कि सिर्फ 5 चीजें ऐसी हैं जिसके अगेंस्ट में आप जो है कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने जो है दोस्तों इस चीज को समझा होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आके कहेंगे कि 5 चीजें तो सब बता देते, पर इसके आगे और भी अगर किसी वे में आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया सपोज, तो उसके अगेंस्ट में आप जो है नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट होता है कि जो है इस सॉइल से जो लोग निकले हैं, जैसे मान लीजिए इस एरिया का जो होगा उसको हम एक स्पेशल प्रिविलेज देंगे, तो वो इंटरनल बहुत स्टेट्स अपना करते रहते हैं, तो वहां पे आपका फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है, आप उस पे नहीं जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15 की कहानी हो गई। अब आर्टिकल 16 पे आते हैं, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका जो एक प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है हर सिटीजन को इन मैटर ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट। और इसमें जो है एक्सेप्शंस भी है, जैसे रिजर्वेशंस जो है एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। इस काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के लिए जो बहुत साल से जो है उनके साथ जो है उनको दबाया गया था, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया गया था, तो उनको हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारी पार्लियामेंट है वो काइंड ऑफ एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करती है कि ताकि उन लोगों को जो है एक समाज में अब आगे आने का मौका मिले, एक बराबरी करने का मौका मिले। और इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो है रिजर्वेशन का एक कंसेप्ट आया है जो कि बहुत ही बेसिकली एक मतलब ओरिजिनल काइंड ऑफ अ कंसेप्ट है जो बाहर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। और ये लैंडमार्क केस था इंदिरा साहनी केस 1992 का, जिसको हम मंडल कमीशन या मंडल केस भी कहते हैं। और इस केस में हमने ओबीसीज को जो है 27% का जो रिजर्वेशन मिला था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, और उसमें क्रीमी लेयर का भी जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इसी केस में। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल 16 की बात करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक ऐसी कुप्रथा है जो हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बेसिकली कई सालों से जो है, हजारों सालों से जो है बेसिकली चली आ रही थी। किसी एक समुदाय के लिए, किसी एक कम्युनिटी के लिए, उनके लिए एक अनटचेबिलिटी काइंड ऑफ प्रैक्टिस की जाती थी। और ये जो है बहुत ही मतलब इसकी
वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, बट इसकी नीचता की परिभाषा और कुछ नहीं हो सकती है कि मतलब कोई इंसान इतना गिर सकता है कि आपको जो है छूने के लिए, आपको बैठने के लिए ये अधिकार ना दे। तो अगर मेरा वर्ड आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इससे मतलब और कोई वर्ड मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या आपको एक्सप्लेन कर सकूं इस चीज को लेकर, जो चीज आप समझ सकें कि ये कितना ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था उस टाइम पे। और मतलब छूना छोड़िए, अगर आपके सामने से कोई गुजर जाए तो वो भी एक मतलब, इसमें तो अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे तो इसमें बहुत चीजें हैं जो कि मैं क्लास में नहीं डिस्कस करना चाहूंगा बेसिकली, क्योंकि हम उससे अब बहुत आगे आ चुके हैं। और जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये हमारा एक काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स बन चुका है। अब हम आते हैं आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे बहुत टाइप के जो है टाइटल्स दिए जाते थे, राय साहब हो गए, कुंवर साहब हो गया। तो ये सब चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फोरबिड की कि आप ये सब टाइटल्स का यूज नहीं कर सकते हो अब, और इसको आप नहीं लगा सकते हो अपने नाम के आगे। और इवन जो है जैसे हमारे जो स्पेशल मिलता है भारत रत्न वगैरह हो गया, तो ये भी हमें अलाउड नहीं कि हम नाम के प्रीफिक्स और सफिक्स में लगा सके कहीं पर भी। बट जैसे कुछ चीजें हैं जो आपने समझ लीजिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गेन की है, जैसे आपने MBBS किया, MD किया या जो है PhD किया, तो आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाए, क्योंकि यार ये आपने मेहनत से पाया है। तो ये चीज जो है आपको लगाने का हमारे संविधान में जो है अधिकार है। और जैसे मान लीजिए मिलिट्री जो टाइटल्स होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल हो गया या जो है मान लीजिए कैप्टन हो गया आर्मी में, मेजर हो गया, तो ये सब चीजें, वाइस एडमिरल हो गया नेवी में, तो ये सब चीजें जो है आपको टाइटल्स वहां पे लगा, मतलब डिफेंस और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप टाइटल्स लगा सकते हैं। बट जो बाकी चीजें हो गई कि कल से मैं अपने थंबनेल में डालूं कि फंडामेंटल राइट्स बाय कुंवर पीयूष, तो ये चीजें नहीं अलाउड हैं, ये चीजें मैं नहीं यूज कर सकता हूं। और ये जो है ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट्स होगा, और मेरे अगेंस्ट में जो है कोई भी इंसान जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। तो ये चीजें अलाउड नहीं हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 19, बट मैं आर्टिकल 14 से 18 जो है आपको अभी तक मैं पढ़ा रहा था दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपको इसकी चीजें समझ में आई होंगी। और आर्टिकल 19 पे जाने से पहले जो है ना, मैं आपको 14 से 18 चाहता हूं कि याद करा दूं, और इस वे में याद करा दूं कि आप जो है ना अपने आप से जो है ना नफरत करने लगे कि यार मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं इस चीज को। मैं सुबह शाम दोपहर रात में, मैं जब जहां भी जा रहा हूं, मैं आर्टिकल 15 मुझसे कोई पूछ ले रहा है मैं तुरंत बता दे रहा हूं, मैं आर्टिकल 17 बता दे रहा हूं। मतलब इस बुरी तरह, जैसे मैंने आपको आर्टिकल 3 याद कराया था कि फिदा वर्ड, जब मैं आपने मेरी पुरानी क्लास यूज की होगी तो आप आज तक बहुत परेशान रहते हो कि आप आर्टिकल 3 अब भूल ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। ऐसे ही मैं आर्टिकल 14 से 18 तक जो है आपको ऐसे तरीके से याद कराऊंगा कि आप नहीं भूल पाओगे। भाई मैं लिख के दे रहा हूं, और अगर कमेंट सेक्शन में किसी ने ये लिख दिया ना कभी भी कि सर मैं 14 से 18 में भूल गया एग्जाम में, भाई मतलब क्या बोलूं, उसके बाद तो फिर एकदम ही बैल होगे बाबा तुम, कि जो है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो वो वाली कंडीशन होगी। पर समझिए, चलो आओ यार अब सुनो, दो मतलब बहुत बातें हो गई, अब मैं 14 से 18 जो है आप लोगों को याद दिलाता हूं। अब इसको करना क्या है भाई, तुम जो है स्कूल में पीटी करते थे ना, अब एकदम अटेंशन के रूप में ऐसे करके खड़े हो जाओ, स्टैनिटीज नहीं करना है भाई, अटेंशन। ऐसे कुछ लोग पीछे वाले ऐसे खड़े, भाई मैंने स्टैनिटीज मना किया, मैंने अटेंशन ऐसे खड़े होने को बोला है, अब तुम्हें ऐसे खड़े हो जाओ। अब तुम अपने जो है पैर से लेकर सर पे जाओ, जहां जहां मैं बोलूंगा बस वहीं नीचे तुम्हारे दोनों फुट हैं, वो तुम्हें राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 जो है तुम्हें संभाल के खड़े किए हैं कि तुम अच्छे से खड़े हुए पाए हो। ये तुम्हारा आर्टिकल 14 है, जो तुम्हारा फुट है। ये मैं एक इन्फेरेंस के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीजें हमेशा याद रहें। अब आप ऊपर आइए, आप अपने जेनाइटल ऑर्गन्स के पास आइए, और आर्टिकल 15 आपका यहीं मिल जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, कलर, क्रीड, कुछ नहीं।
अब जो है आर्टिकल 14 क्या था, राइट टू इक्वालिटी, पैरों पे आप खड़े हो गए। 15 क्या हो गया, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कलर, कास्ट। अब आइए आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 भाई थोड़ा सा और ऊपर आओ यार, थोड़ा सा और ऊपर आओ। हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों सब लोग काम कर रहे हैं, तुम लोग क्यों पढ़, रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए ही तो कर रहे हो यार। तो तुम्हारा जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलना चाहिए, जिसके तुम कमाना चाहते हो, इस पेट के लिए, इस पापी पेट के लिए ही तो कर रहे हो भाई। ये तुम्हारा हो गया आर्टिकल 16। अब और ऊपर आओ, अब और ऊपर आते जाओ आते जाओ। अब दिल आ गया भाई, दिल कहां मैंने बढ़ा दिया है, फंडामेंटल राइट्स में दिल कहां से आ गए, बच्चे ऐसे ऐसे करें भाई, ये नहीं करना है। दिल तुम्हारा है ही नहीं फंडामेंटल राइट्स में। तो सर आप ही तो बोले थे पैर से लेकर सर पे आ जाओ, अब इसको कैसे सही करें। तो दिल से जो है अपने हाथों को एकदम ऐसे फैला दो भाई, तुम्हारा दिल तो है नहीं, ऐसे फैला दो। आर्टिकल 17 तुम्हें यही मिल गया भाई, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सब छुआछूत वाली प्रथा अब तुम नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारा आर्टिकल 17 यहीं पे हो गया। अब और ऊपर आओ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और आ जाओ भाई, दिमाग पे आ जाओ, सर के ऊपर तुम्हारे मुकुट रखने नहीं, यही तो गलती कर रहे हो, नहीं रखना है भाई। आर्टिकल 18 जो तुम्हारे टाइटल्स हैं, इसको जो है तुम्हें नहीं रखना है। अब याद हुआ दोस्तों, याद हुआ मेरे भाई, बाबा मत बनना एग्जाम में, एकदम जो है फोड़ के आ जाना। मुझसे पढ़े हो आर्टिकल 14 to 18, तुमसे नहीं गलत होना चाहिए, सपने में भी नहीं गलत होना चाहिए, सोचना भी पाप है अगर तुमने 14 और 18 गलत कर दिया। राइट टू इक्वालिटी 14 पर है, 15 जो है तुम्हारे जेनेटस ऑर्गन्स पे आ गए तुमने, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। पापी पेट यार तुम्हारा जो है आर्टिकल 16 बात कर रहा है भाई, जो है तुम काम करना, तुम पेट भरना, तुम्हें अपॉर्चुनिटी, तुम्हें नौकरी चाहिए, ये तुम्हारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 तुम्हारा हाथ आ गया भाई, ये तुम इससे जो है अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। और आओ तुम्हारे सर पे जो है मैं मुकुट पहना दूं, क्या कर रहे हो भाई, सर हटा लो, मुकुट नहीं पहन सकते तुम, तुम्हारे पास संविधान ने ये नहीं दिया है राइट कि तुम जो है टाइटल अपने सर पे रख लो। अब यहां तक तुम्हारा 14 से 18 एकदम बहुत आसान तरीके से जो है खत्म हो गया। अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 19। अब तुम कहोगे सर 14 से 18 तो बहुत आसान था, ये तो हमें याद हो जाता था, 19 याद करा के दिखाओ, 6 जो उसमें आर्टिकल हैं तब माने आप हो कुछ। तो भाई आर्टिकल 19 जो है बहुत सिंपल है यार। तुम 4 दोस्त चाय की टपरी पे बैठे हो और जो है अब तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें जो है प्रयागराज की चाय की टपरी पे बैठे हो गंगा के किनारे, और तुम्हारा मन लग रहा है कि यार बहुत हो गया, अब जीवन में बहुत मस्ती कर लिए, अब हमने जो पढ़ाई की है, अब हमने जो अपनी आईटी पढ़ी है, जो हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, अब इसको हमें स्टार्टअप स्टार्ट करना है। अब जो है इस स्टार्टअप को हम कैसे स्टार्ट करें। तो तुम लोग के दोस्तों ने डिसाइड किया चारों ने, चलो यार दिल्ली में आईटी हब चलते, वहां पे जो है हम एक स्टार्टअप करेंगे। पर यार उसके लिए घर पे परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, उसके लिए तो अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना। अब ये कहानी यहीं से स्टार्ट होती। तुम गए अपने मम्मी से पूछने, मम्मी मुझे नौकरी करने जो है दिल्ली जाना है, वहां मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। तुमने अपने आप को एक्सप्रेस किया भाई, तुमने अपने स्पीच दिया, अपनी स्पीच और एंड एक्सप्रेशन अपना तुमने किया। अब तुम जो है गए, तुमने अपनी मम्मी को मना लिया, मम्मी बोली हाँ बेटा ठीक है। अब तुमने अपने दोस्तों को फोन किया कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी मम्मी मान गई। अब तुम सब चारों लोग जो है क्या करोगे, तुम लोग एक असेंबली फॉर्म करोगे, जो है तुम लोग एक असेंबली फॉर्म करोगे। और ये असेंबली जो है, अब तुम सोचोगे यार हम 4 दोस्त हैं, देखो उन लोगों ने एक अपनी कंपनी का नाम जो है कुछ रख दिया था, एप्पल रख दिया, किसी ने अमेजॉन रख दिया, तो क्या हम भी अपना जो है कोई एसोसिएशन बना लें एक बेसिकली, और तभी तो हमारी जो है स्टार्टअप का ग्रोथ होगा ना। तब तुम्हारे दिमाग में आया कि तुमने एसोसिएशन बना लिया। अब तुम्हारी कहानी यहीं पे नहीं थमी भाई, तुम यहाँ पे, तुम प्रयागराज से अब तुम्हें दिल्ली जाना है, अब तुम प्रयागराज से होते हुए तुम बनारस जाओगे, बनारस से तुमने फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट से तुम दिल्ली पहुंचे। अब ये मूवमेंट ऑफ टेरिटरी, तुम इंडिया में घूम तो रहे हो ना, ये जो है तुम्हारा जो है बेसिकली 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, 19(1) क्लॉज डी बेसिकली आपका मूवमेंट की बात करता है।
अब तुम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में तुमने जो है सबसे पहले एक फ्लैट तो रहना पड़ेगा ना चारों को, वहां पे कहीं पे घर रुकने के लिए। अब तुम रिसाइड करोगे तो तुम्हें रेसिडेंस चाहिए। अब कहानी स्टार्ट हुई कि अब तुम्हारा जो सपना था, तुम्हें जो तुम चाहते थे कि अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का, वो बेसिकली तुम्हारा 19(1) क्लॉज जी है। 19(1) क्लॉज एफ जो है दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी था, ये रिपील हो गया है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 19 जो है आपको याद हो गया होगा, जिस तरीके से मैंने समझाया, और इस तरीके से आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए 19 याद हो गया होगा। बट इसमें जो है ना कुछ जो है नुएंसेस हैं, कुछ जो है इसमें एक्सेप्शंस हैं, कि आपको जब राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम मिला है, बेसिकली आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम, तो क्या ये एब्सोल्यूट राइट्स है? नहीं दोस्तों, ये इसमें लिमिटेशंस हैं, जैसे आपके ऊपर सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिफेमेशन। आप अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर आप दे रहे हो तो आप इसको वॉयलेट नहीं कर सकते। आपने असेंबली की, आपने जो है लोगों को इकट्ठा किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस एक 47 क्या बोलते हैं जो भी बंदूक होती है वो लेके तुम धाएं 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 कर रहे हो, ये भी अलाउड नहीं है। द असेंबली शुड बी पीसफुल एंड इट शुड बी विदाउट आर्म्स। अब तुमने एसोसिएशन बनाया, अब एसोसिएशन जो है पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को जो है डिफाइन करना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसको वॉयलेट करा। फिर तुम मूवमेंट कर रहे हो, अब ये मूवमेंट तुम कोई शेड्यूल ट्राइब, कोई स्पेसिफिक एरिया जहां इनर लाइन परमिट या आर्टिकल जहां पे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरियाज है वहां पे नहीं। और जैसे मूवमेंट्स जो है कुछ लोगों का रेस्ट्रिक्ट भी किया जाता है फॉर द क्या बोल सकते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, जैसे हमारी प्रोस्टिट्यूट्स हो गई, उनको जो है अलाउड नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जो है बैन किया हुआ है मूवमेंट का, क्योंकि उनसे जो है बीमारियां फैलती हैं, एड्स वगैरह होता है, तो ये चीज उनपे भी एक काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये आपका जो राइट टू फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, लार्जर स्फीयर में आप देखोगे तो आपको ये एक्सेप्शन जो है वैलिड लगेंगे। और यहीं पर जो है बेसिकली जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 बेसिकली ये 6 हैं, और आपको बहुत इजीली जो है अब तक याद हो गया होगा। एक बार अगर आपको फिर से जो है देखना है तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था, और ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, स्टोरी आपको क्या कहना चाह रही थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 19। और इसके बाद जो है मैंने एक समरी दी है, आर्टिकल 12 से लेकर की डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स की बात करता है, 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। अभी तक हमने आर्टिकल 19 तक खत्म कर लिया है, 2021 मैं अभी आगे आपको बताता हूं, बट यहां तक मुझे लगता है कि आपको जो है कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। आर्टिकल 14 to 18 मैंने आपको बताया था कि सीधे खड़े हो जाओ, पैर से लेकर सर तक जाना है, और आपको 14 और 18 खत्म हो जाएगा। 19 में आपको 4 दोस्तों की कहानी याद होगी, वो उससे जो है आपका बेसिकली आर्टिकल 19 भी खत्म हो जाएगा। अब हम आगे की कहानी समझते हैं। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें जो है इसमें प्रोटेक्शन किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। और ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर आपके देश में कभी ना कभी मतलब ना हो, बहुत अच्छी बात है, इन केस कभी सपोज हुआ नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं सबको जो है उस टाइम पे ले लिया जाएगा पार्लियामेंट से। आप उसके अगेंस्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो आर्टिकल्स ऐसे हैं कि इनके वायलेशन पे आप तो भी कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि ये दो आर्टिकल्स आपके साथ हमेशा पूरे जीवन प्रयत्न आपके साथ जो है चलते रहेंगे। तो ये आर्टिकल 20 बेसिकली कहता क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब ये जो है भाई मतलब वर्ड तो बहुत तगड़ा दे रखा है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, बहुत तगड़ा वर्ड है। अब इसका मैं मतलब समझाता हूं बहुत आसान भाषा में। भाई आज मैंने जो जुर्म किया है, सपोज अगर इस जुर्म की सजा आज कानून में लिखी हुई है तब तो मुझे मिलेगी, अगर उस जुर्म की सजा ही नहीं लिखी हुई है
तो मेरे को जो है कोई फिर सजा नहीं मिल सकती। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा इतना बड़ा बीएनएस है, हमारा जो है पहले आईपीसी चलता था, तो उसमें क्या ऐसी भी कोई जुर्म हो सकता है क्या कि जिसकी सजाई ना मेंशन और इंसान बच जाए ऐसे? तो भाई ये चीज हो चुकी है। अगर 2000, अगर आप लोग क्रिकेट देखते होगे, 2000 के समय की बात है, हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। अब उन्होंने जो है मैच फिक्सिंग किया। अब दिक्कत ये हुई कि उस टाइम पे जो है किसी को पता ही नहीं था कि मैच फिक्सिंग भी जो है हो सकती है क्रिकेट में, इतना गंदा काम कौन कैसे कर सकता है, और उस टाइम पे कोई रूल ही नहीं था उसके अगेंस्ट में। अब उसके अगेंस्ट में जब कोई लॉज नहीं बने थे और वो इस चीज का फायदा उठा के उनके ऊपर कोई केस नहीं चल पाया और वो बरी हो गए। तो नो एक्सपोज फैक्टो जो है यही बात कहता है। अब दूसरा आता है आपका नो डबल जियोपार्डी। ये वर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, बट मैं आपको बहुत इजी भाषा में समझाऊंगा। नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है? सपोज मैंने कोई गलती आज कर दी, इस टाइम पे कर दी, अब जो है मुझे जो है इसकी एक सजा मिल गई, मैंने वो सजा अपनी काट ली। सपोज 5 साल की मुझे सजा मिली थी, मैंने 5 साल सजा काट ली। अब 5 साल बाद कोई और गवर्नमेंट आ गई, उसने कहा कि नहीं अब इसको जो है दूसरी सजा दी जाएगी। ये नहीं हो सकता। एक जुर्म की आपको एक ही सजा मिल सकती है, उसके बाद आपको दूसरी सजा नहीं मिल सकती है उस पर। बट ये चीज मैं आपको जब कह रहा हूं तो इसमें एक नुएंस पॉइंट है, वो ये है कि ये चीज क्रिमिनल लॉज पे ही एप्लीकेबल है। जब हम सिविल लॉज की बात करते हैं तो सिविल लॉज पे जो है आपका नो एक्सपोज फैक्टो लॉ भी हो सकता है। रिट्रोस्पेक्टिवली पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कि आपने इनकम टैक्स की चोरी की थी, अब आपको जो है इसके अगेंस्ट में पैसे देने पड़ेंगे इतने। तो ये चीज रिट्रोस्पेक्टिवली आपका इसमें भी लागू है। और नो डबल जियोपार्डी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी चीजें होती हैं उसमें भी जो है आपको एक जुर्म की 2 सजा मिल सके। बट एज फार एज क्रिमिनल केसेस कंसर्न, उसमें आपको जो है सिर्फ एक जुर्म की एक ही सजा मिलेगी। थर्ड पॉइंट क्या है? नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, मतलब नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपसे बोली है कि किसी भी इंसान को अपनी जुर्म, जो उसने जुर्म किया उसके खुद के आप उसको डरा धमका के जो है उससे ये नहीं कह सकते हो कि तुम खुद से जो है विटनेस बनो। तो ये आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बात करता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि जब आपके यहाँ सपोज ना करे बट इन केस नेशनल इमरजेंसी लग गई आगे चल के, तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे जो है बंद कर दिए जाएंगे। आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकते कि हमारे जो है राइट्स का हनन हो रहा है। बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये एक्सेप्शन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो आपको याद करना पड़ेगा। तो यही चीज जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब हम आगे चलते हैं और आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 समझ लीजिए आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे फंडामेंटल राइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दुनिया में क्या, भारत में जो भी चीजें हो रही है मैक्सिमम चीजें जो है आर्टिकल 21 के अंडर आ रही हैं। जैसे इसका पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनली जो इसमें लिखी हुई चीज है उसकी लाइन को समझते हैं, और वो बहुत ही अपने आप में ही आपको मीनिंग कन्वे कर देगी। that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये बेसिकली हमारे कानून में 2 चीजें हैं। हमारा इंडिया जो है आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करता है जो हमने जापान से लिया है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है यूएसए का लॉ है, और ये जो है हमने यूएसए से। तो क्या हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है कभी फॉलो किया इंडिया में? तो ये मनेका गांधी केस ऑफ 1978, ये केस लॉज आपको लिखने पड़ेंगे, वरना आपका यूपीएससी का पॉलिटी का आंसर बहुत जनरल लगेगा, और लगेगा कि जो सारे बच्चे जैसे जो पढ़ के या नॉर्मल चीजें भी लिख कर आया होगा, आपको उनसे स्टैंड आउट कैसे करेगा जब आप केस लॉज लिखेंगे। तो मनेका गांधी केस जब मैंने आपको अभी
चार दोस्तों की कहानी बताई थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो वो जो मूवमेंट था आर्टिकल 19 में, वो बेसिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। बट जब आपको सपोज जो है इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, सपोज आपको ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड कोई भी कंट्री में जाना है और आपको सरकार रोक दे कि आप नहीं जा सकते हो, तो आपका ये तो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है ना। बट ये क्या आप आर्टिकल 19 क्लॉज डी पे जो है राइट टू मूवमेंट पे आप कह सकते नहीं। जो आपका बाहर कंट्री, जो फॉरेन कंट्रीज में जाने का जो आपका अधिकार है, ये बेसिकली आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये मनेका गांधी केस में हमने पहली बार जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज किया था। उससे पहले हमने 1950 में AK गोपालन केस आया था, उसमें हमने जो हमारी कोर्ट थी उसने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन किया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का, और उसमें उन्होंने ये कहा था जो लॉ लिखा हुआ है वो लॉ को हम सही मान के अब इस चीज पे हम अपना डिसीजन देंगे। बट जब मनेका गांधी का केस आया था 1978 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये कहा था कि हम लॉ को भी चेक करेंगे, क्या लॉ सही लिखा हुआ है कि नहीं, और उसके बाद हम अपना जजमेंट देंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बना था इन द इंडियन हिस्ट्री, जब मनेका गांधी का केस आया था 1978 में। तो ये हमारा आर्टिकल 21 की कहानी है। अब हम आर्टिकल 21 में काफी केस आए हुए हैं, उसको हम धीरे धीरे समझते हैं। जो हमारा राइट टू लाइफ है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि राइट टू लाइफ जो है बहुत बड़ा स्फीयर है, और हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में जो भी चीजें हुई हैं, बेसिकली सब चीजें जो है राइट टू लाइफ जो है कवर करता है आर्टिकल 21। तो जब हमारा राइट टू डाई विद डिग्निटी, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है? अगर हम अभी जो है, आप कुछ महीने पहले की बात करेंगे तो हमने पैसिव यूथनेशिया से जो है एक इंसान की डेथ दी थी। अगर आपको वो पता है केस, तो आपको कमेंट सेक्शन में उस इंसान का नाम लिखना है। बहुत फेमस केस बना था, बहुत टीवी चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। बहुत पुरानी बात नहीं, 1 या 2 महीने पहले की बात है। आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। पर राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव यूथनेशिया इंडिया में परमिट है कि नहीं परमिट है? ये परमिट है दोस्तों, और ये कॉमन कॉज केस 2018 एंड अरुणा शानबोग केस 2011, इसमें जो है साफ साफ जो है राइट टू डाई विद डिग्निटी की बात होती है। उसके बाद जो है हम बेसिकली राइट अगेंस्ट एडवर्स क्लाइमेट चेंज, क्या क्लाइमेट चेंज जो है ये आपका आर्टिकल 21 कैरी करता है या कवर करता है? तो MK रंजीत शाह केस में भी जो है राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी। अब राइट टू लाइवलीहुड जो है ओल्गा टेलिस वर्सेस BMC, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू लाइवलीहुड भी आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, KS पुट्टास्वामी केस, और ये आधार केस भी इसको कहा जाता है। और इसमें ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। और राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल, MH हॉस्कॉट केस एंड हुसनैरा खातून केस में जो है हमारी बात हुई थी। और इसमें जो है हमने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू फ्री लीगल एड जो है ये भी आपका जो है फंडामेंटल राइट है। अब एक जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि डू यू हैव अ राइट, क्या आपके पास एक फंडामेंटल राइट है कि जो है आप किसी से भी जो है आपको पसंद है आपको और आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो क्या ये राइट हमको मिली है? तो ये हादिया केस में आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, इसको बहुत ही एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट। बट भाई इसमें एक कंडीशन है, और ये आपको समझना पड़ेगा कि जिससे आपको शादी करनी है वो इंसान भी रेडी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, वहां पे केस फिर दूसरे लग जाएंगे। बट जो फंडामेंटल राइट्स है आपका आर्टिकल 21 राइट टू मैरी, हादिया केस है, उसमें जो है आपके पास शादी करने का अधिकार है अगर आप जो है एक लीगल एज में हैं और आप जिससे शादी करना चाहते हो वो भी आपसे अगर शादी करना चाहती है,
तो फिर आप उसके साथ शादी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी आर्टिकल 21 की कहानी खत्म हुई और अब हम आते हैं आर्टिकल 21A में। राइट टू एजुकेशन की जो बात हुई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जिसने ये प्रोविजन डाला था कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जितने बच्चे होंगे उनको जो है राइट टू एजुकेशन का जो है अधिकार मिला है। और ये चीज जो है हमारी आर्टिकल 21 क्लॉज ए जो है बात करती है। और ये बेसिकली एक ऐसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जो कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों जगह पे जो है राइट टू एजुकेशन की बात हुई है। और इसी के बाद जो है आरटी एक्ट 2009 जो है हमारा आया था, जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी। तो ये हमारा आर्टिकल 21 है। अब यहाँ पे जो है मैंने आर्टिकल 20 और 21 तक जो है मैंने आपको एक टेबल दे रखी है ताकि आप रिवाइज कर सके बहुत आराम से। और एक चीज, अगर ये यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर स्टेट पीसीएस में कभी भी आपसे पूछ ली जाए कि फंडामेंटल राइट्स की गोल्डन ट्रायंगल की बात जब की जाएगी तो वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो गोल्डन ट्रायंगल, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। बेसिकली पूरा फंडामेंटल राइट्स का जितना आपके अधिकार, जितने आपके राइट्स की बात है, मौलिक अधिकार, ये सब इंपॉर्टेंट है। बट इसमें भी अगर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछ लिए जाए जो आपका गोल्डन ट्रायंगल बनाता है, तो वो बेसिकली आपका आर्टिकल 14 होगा, आर्टिकल 19 होगा और आर्टिकल 21 होगा। ये 3 आर्टिकल्स आपके जो हैं फंडामेंटल राइट्स की जो गोल्डन ट्रायंगल है उसकी बात करते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं आर्टिकल 22। ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब इसमें बेसिकली 2 टाइप के जो है डिटेंशन है। एक तो है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये बहुत यूनिक फीचर है और ये पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम प्यूनिटिव पे जाएंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? ये पहला ऐसा डिटेंशन है जिसमें आपने कोई गलती नहीं की है, आपको जेल में इसलिए नहीं डाला जा रहा है कि आप कोई गलती किए हो, आपको जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि आप फ्यूचर में कोई गलती जो है, कोई जुर्म, कोई ऐसा ऑफेंस आप क्रिएट कर सकते हो जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा। ये बेसिकली प्यूनिटिव डिटेंशन है। और इसका जो वर्ड ये कहता है आर्टिकल 22 में कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंसेस। प्रिकॉशनरी ऑफेंस को जो है बेसिकली ये प्रिकॉशन के रूप में आपको जेल में डाला जाएगा। बट इसमें जो है कैच पॉइंट ये है कि अगर आपको 3 महीने से ज्यादा जेल में डाला जा रहा है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनानी पड़ेगी। और जिस एडवाइजरी बॉडी में जो है हाई कोर्ट के जजेस होंगे और वो अगर रिकमेंड करेंगे कि नहीं, ये इंसान जो है इन फ्यूचर ऑफेंस एक्साइट कर सकता है, इंसाइट कर सकता है कि लोगों, हमारे समाज में कुछ उपद्रव चीजें ला सकता है, तब जाके जो है ये आपका 3 महीने से ज्यादा आपका डिटेंशन चलेगा। वरना जो है आपको 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं डाल सकते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट में ये भी कहा था कि अगर आप 3 महीने के जो है इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन देते हो और अगर आप उसमें प्रूव नहीं कर पाते हो कि ये ऑफेंस एक्साइट कर सकता है, इंसाइट कर सकता है इन फ्यूचर, तो जो केस होगा वो प्योरली एंड प्योरली जो है उस इंसान के बेसिस ऊपर जाएगा, ना कि जो है आप स्टेट्स को कोई फेवर नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ जो है उस इंसान को फेवर देगी, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने जो है बिना गलती के किसी को जेल में डाला है। अब हम बात करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ये वो डिटेंशन की बात हो रही है जहां पे आपने कोई गलती कर ली है, आपने जुर्म जो है कमिट कर दिया है, अब इसके बाद जो है आपको जो है जेल में डाला जा रहा है। बट इसका एक प्रोसीजर है, आपको ऐसे नहीं कर सकते, जेल में डाल सकते। पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका क्या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, कि आपको किस बेसिस पे जो है जेल में डाला जा रहा है। फिर आपको जो है टाइम दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर से बात कर सकते हैं और एक जो है अपना तरफ से अपने वकील को हायर कर सकते हैं। उसके बाद विद इन 24 आवर्स, विद इन, में वर्ड याद, 24 घंटे के अंदर
आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद ही जो है आपको फर्दर डिटेंशन में आगे भेजा जाएगा। तो ये जो है कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स हैं और ये आपको जो है एक बार दिमाग में डाल लेंगे। इसको जनरली आंसर्स में तो नहीं आता है क्वेश्चंस में, बट आप डाल लेंगे तो ये एक स्टेप आपको पता रहेगा तो बहुत इजी होगा अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करने में। बट एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आना इस टॉपिक से मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 जो हमारा जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर की बात करेगा और चाइल्ड लेबर की बात करेगा। मैंने आपसे जब फंडामेंटल राइट्स की जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने उसमें आपसे एक बात बोली थी कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि हमारे सिटीजन्स को मिले हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो हमने सिटीजन्स और बाहर के लोगों को भी, जो फॉरेन से लोग आए हैं उनको भी दिए हैं। बट अब कुछ राइट्स ऐसे हैं जो, मैं सारे राइट्स आपके अगेंस्ट द स्टेट्स हैं, बट कुछ राइट्स जो हैं बेसिकली वो अगेंस्ट इंडिविजुअल्स भी हैं। कि 4 राइट्स जिसमें मैंने आपको बताए थे कि कोई इंसान अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, क्रीड, रेस, तो इसमें जो है ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, या आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो भी आप जा सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था आर्टिकल 23 और 24, अगर आपके साथ कोई फोर्स लेबर करा रहा है, आपके साथ कोई बेगारी सिस्टम करा रहा है तो भी आप जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। और अगर आपको किसी को अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स के एज से पहले किसी चाइल्ड, किसी बच्चे को हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में काम करवाया जा रहा है फोर्सिबली या अनफोर्सिबली किसी भी वे में, वो भी जो है उसके राइट्स का हनन है और उसमें भी उसके पास पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का। अब ये कहानी आर्टिकल 23 की बेसिकली कहती क्या है? ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिकिंग बेसिकली होता क्या है यार? हम लोग देखते हैं, हम लोग न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि काफी बार एक गाड़ी पकड़ी गई ट्रक से, जो है कुछ औरतों को जो है इंडिया से किसी और जगह पे लेकर जाया जा रहा था, किसी और देश में लेकर जा रहे थे, उनकी बेसिकली ट्रैफिकिंग की जा रही थी। ना कि सिर्फ औरतों की, छोटे छोटे बच्चों की, उनसे भीख मंगवाने की या फिर औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में डालने के लिए, ये बेसिकली ट्रैफिकिंग होता है। और फोर्स्ड लेबर क्या होता है? फोर्स्ड लेबर या बेगारी सिस्टम ये होता है कि मैंने आपसे कुछ काम करवाया और आपके काम का उचित मूल्य नहीं दिया। आपको ये वर्ड मैंने दिमाग में डालना पड़ेगा, उचित मूल्य। उचित मूल्य क्या है? बेगारी सिस्टम को आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपसे काम करवाया और आपको जो है 0 रुपए, 1 भी रुपए नहीं दिया। ये बेगारी सिस्टम नहीं है। बेगारी सिस्टम ये भी है कि अगर सपोज मैंने आपसे पूरे दिन का कुछ काम कराया और जिस काम की वैल्यू 1000 रुपए थी और मैंने आपको जो है 50 रुपए सिर्फ दिया, ये भी आपके जो है राइट्स का हनन है। ये आपका बेगारी सिस्टम में आता है और ये चीज आपको समझनी है। तो बेगारी सिस्टम या फोर्स, इसमें आप कभी ये मत समझिएगा कि 0 रुपए या कुछ भी पैसा नहीं दिया। यही अगर आपको अपने काम का कम मूल्य जो है मिलता है, वो भी कई बार ऐसा भी होता है कि पहले के केसेस में, पहले की आपने कई फिल्में देखी होंगी, उसमें जो है हम लोग देखते थे कि एक गांव का आदमी होता था, बहुत रसूखदार होता था और वो लोगों को जो है ना ब्याज पे पैसे देता था। अब वो उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा लेता था कि वो उसका पूरा घर, उसके पूरे जनरेशन के लोग पैसा भरते भरते जो है मर जाते थे, बट उसका जो है कभी पैसा लौटा नहीं पाते थे। और उसके बाद वो इंसान मर गया, पर उसके बाद उसके बच्चे भी जो है उसका खेत में काम कर रहे हैं एज अ फोर्स्ड लेबर, तो वो उसको पैसा दिए जा रहे हैं तो भी कभी। तो ये बेसिकली एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में आपको डाल देता था। तो ये चीजें जो है हमारी प्रोहिबिट की गई है आर्टिकल 23 में, जहां पे हमने जो है फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग की बात की है। अब हम आते हैं आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 ये कहता है बेसिकली दोस्तों कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको जो है किसी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में आप काम नहीं करा सकते। बट इसमें एक नुएंसेस भी है। नुएंसेस पॉइंट इसका ये कहता है कि आप किसी बच्चे को प्रोहिबिट नहीं कर सकते इन हार्मलेस या इनोसेंट वर्क में। जैसे हम लोगों ने कई बार जो है
एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा या टीवी सीरीज में देखा होगा या इवन फिल्मों में भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काम करते हैं, उनकी एज 14 साल से कम है, कुछ 5 साल 6 साल के भी बच्चे हैं वो भी काम करते हैं। तो क्या जो है ये चीजें अलाउड है? ये अलाउड है, लीगली ये अलाउड है, क्योंकि ये कोई हजारियत का। बट अगर आप किसी बच्चे को ब्रिक जहां बन रही है माइंस में काम करा रहे हो या फिर जो है ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है या हजारियस है, वहां पे आर्टिकल 24 जो है काम पे आएगा और वो जो है उसके राइट्स के अगेंस्ट में बात हो रही है और यहाँ पे जो है उसके फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन की बात हो रही है और ये चीज नहीं अलाउड है। अब हमने पढ़ लिया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 3 पार्ट हमने कवर कर लिए। अब इसके बाद की कहानी जो स्टार्ट होने जा रही है आर्टिकल 25 की, वो है हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये बात क्या है, रिलीजन हमारे देश में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है डाइवर्स लोग हैं, बाहर के लोग कई आ चुके हैं और वो अब जो है हमारे देश का एक पार्ट बन चुके हैं। कई सालों से उनके जो है पिताजी से भी पहले उनके ग्रैंडफादर वो सब आके अब हमारे देश का पार्ट बन चुके हैं और वो अपने अपने देश से या जहां से भी आए थे वो नए नए रिलीजन्स जो है लेकर आए और इंडिया में खुद जो है इतने डाइवर्स रिलीजन है कि हम जो है एक मल्टी रिलीजियस कंट्री हैं। अब इसमें हमारे पास ये बात आई कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन तो हिंदू है, तो जब हम बेसिकली आजाद हो रहे थे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जो हमारे फोर फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन पे ये सवाल बैठा कि जैसे हमारे जो पड़ोसी देश था उसने तो भाई सबसे पहले ही आजाद होते अपने देश का नाम लिख दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसने साफ साफ एक्सप्लिसिटली ये मेंशन कर दिया कि भाई हम तो जो है इस्लामिक नेशन है और हम जो है सेकुलर नेशन नहीं है। तो हमारे देश में भी ये बात उठी कि क्या हम जो है अपने देश में भी ये चीज लागू कर सकते हैं। तो जो हमारी मल्टी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी हिंदू मेजॉरिटी, इवन अभी भी हमारी हिंदू मेजॉरिटी नेशन है, तो क्या हम जो है उसको जो है सेकुलर नेशन को हम क्या हिंदुत्व फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे? बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने उस समय कहा था कि नहीं, हम इम्प्लिसिटली तो हम जो है अपने रिलीजन्स को जैसे भी फॉलो कर रहे हैं बट हम जो है उसको एक सेकुलर वे में ही हम एक देश है, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी रिलीजियस, हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है। हम लोग कोई जो है रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैं और हमारा जो सेकुलरिज्म है बेसिकली वो फॉरेन सेकुलरिज्म से बहुत अलग है। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंट की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि जो हमारा स्टेट होगा वो तो एक सेंटर में होगा, बीच में एक सर्कल के बीच में होगा, बट जो हमारे रिलीजन होंगे, सपोज एक R1 रिलीजन है, एक R2 रिलीजन है, एक R3 रिलीजन है, एक R4 रिलीजन है, ऐसे मल्टी रिलीजियस है। तो हमारा जो स्टेट होगा वो सारे रिलीजन को वो एक सम्मान से रूप से देखेगा। हमारे यहाँ जो बेसिकली कंसेप्ट चलता है वो सर्वधर्म संभव का कंसेप्ट चलता है। हम सारे रिलीजन को, सबको एक नजर से देखते हैं, हम किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अगर हम जो है सपोज हिंदू के लिए महाकुंभ करा रहे हैं तो हम जो है मुस्लिम्स के लिए जो है उनके पिलग्रिम मक्का मदीना भेजने के लिए हम उनको हज सब्सिडी भी देते हैं। तो हम सारे रिलीजन को एक नजर से एक ही तरीके से हम देखते हैं और ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंट रिलीजियस की बात करता है। बट जहां तक हमारा वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेकुलरिज्म है। वो एक बेसिकली कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ वॉल क्रिएट कर देता है कि ये हमारा स्टेट है और ये हमारा रिलीजन है। सपोज रिलीजन उनका क्रिश्चियनिटी तो चर्च है, तो स्टेट और चर्च के बीच में एक वॉल क्रिएट होगी। ना चर्च स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेगी, ना स्टेट जो है चर्च के मैटर में इंटरफेयर करेगा। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई भी जो है रिलीजन में अगर कोई गलत प्रैक्टिस हो रही है, सपोज ट्रिपल तलाक की बात आई है, तो वहां पे ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन का हो रहा है और वहां पे हमारा स्टेट इंटरफेयर करेगा।
वहां पे ये बात नहीं उठेगी कि हमारा स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। हम एक इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल, हमारा इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि हम किसी रिलीजन को नहीं देखेंगे, हम सारे रिलीजन को सर्वधर्म संभव के फॉर्म में देखेंगे, हम सबको एक समानता के रूप में देखेंगे, हम सबको एक इक्वालिटी प्रदान करेंगे, हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसकी कहानी यहां से स्टार्ट होती है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 बेसिकली कहना क्या चाहता है। अब हमारा रिलीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आर्टिकल 25 कहता है वो है कॉन्शियस। हमारा जो दिल कहता है, हमारा जो मन कहता है, हम किसी रिलीजन को, हम एक मूर्ति में भी रिलीजन, एक भगवान को देख लेते हैं, हम एक खाली कमरे में भी इबादत कर लेते हैं, हम जो है एक पेड़ में, हम एक सूर्य को देखकर जो है अपनी जो है प्रेयर्स अपने दे सकते हैं, और हम अथीस्ट भी बन सकते हैं। वाई आई एम अथीस्ट, ये सुभाष चंद्र बोस की किताब है और जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं क्यों अथीस्ट हूं। तो हमारे पास अथीस्ट बनने का भी ऑप्शन है, हमारे पास रिलीजियस बनने का भी। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमारे कॉन्शियस जो कहता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिलीजन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल 25 कहता है। और मैं मतलब उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत इजी वे में मैं आपको समझा पा रहा हूं और आपको ये बात समझ में आ रही। दोस्तों ये चीजें थोड़ी सी टफ हैं, बट अगर आप इसको लिंक करते हुए पढ़ेंगे, अगर आप इसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी टास्क फॉर यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन। और आपको जो चीजें मैंने आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी बहुत आसान तरीके से पढ़ाई, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 भी आपको बहुत आसान से एक स्टोरी फॉर्म में समझ में आई, उसी तरीके से हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बहुत आसानी से पढ़ेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे ये बहुत आसान से आपके दिमाग में बस जाएगा। तो आप जो है अपना कंसंट्रेशन लेवल, मैं जान रहा हूं क्लास थोड़ी लंबी हो गई है आज की, बट फंडामेंटल राइट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं चाहता था कि वन गो में खत्म करने के लिए, ताकि जो है आपको जो है चीजें बहुत आसानी से समझ में आ सके, आप इस चीज को रिलेट कर सके अपने चीजों से। तो ये कॉन्शियस बेसिकली जो आर्टिकल 25 मैंने आपको बताया कि ये आपका जो है एक माइंडसेट है कि आपको किस में रिलीजन आपको दिख रहा है, आप किस वे में इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसको प्रोफेस करना चाहते हैं, इसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं। बट प्रोपोगेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं किसी का धर्म बदलाव करा सकूं, मैं रिलीजियस कन्वर्जन नहीं करा सकता हूं। प्रोपोगेट का मतलब ये नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी बिलीफ को ट्रांसमिट कर सकता हूं, बट नॉट विद द इंटेंशन ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, जो हमारे देश में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो ये आर्टिकल 25 की कहानी है। अब हम आर्टिकल 26 पे आते हैं। आर्टिकल 26 जो है कलेक्टिव राइट्स की बात करता है, ऑफ रिलीजियस फ्रीडम की। आर्टिकल 25 जो मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था वो एक इंडिविजुअल फ्रीडम था, आप खुद से, आपका कॉन्शियस क्या कहता है, आप किस हिसाब से उसको प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट कैसे करते हो, ये आर्टिकल 25। बट आर्टिकल 26 जो है बेसिकली ये एक कलेक्टिव रिलीजियस राइट्स और डिनोमिनेशंस की बात करता है। और यहीं पे हमारा आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये चीजें जो है डॉक्ट्राइन, ये बेसिकली आई कहां से, हमारा जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये बेसिकली सेकुलर बॉडी है। तो क्या इसके पास ये राइट्स है कि हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर कर सके? अगर आप बोलोगे नहीं, तब मैं आपसे कहूंगा तो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है सबरीमाला केस में कैसे आ गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक केस में कैसे अपना जजमेंट दे सकता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में राम मंदिर पे कैसे केस दे सकता है? क्योंकि ये तो बेसिकली रिलीजियस चीजें थी ना, ये तो इंडिविजुअल की बात थी, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है? बट जो हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, अगर मैंने जब आर्टिकल 13 में लॉ की बात की थी तो आपको याद होगा कि जो फोर्थ पार्ट ऑफ लॉ था वो कस्टमरी लॉ था, और वो कस्टमरी लॉज जो है बेसिकली आर्टिकल 13 का हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इंटरफेयर। नॉर्मल कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरफेयर करेगा, बट जहां पे वॉयलेशन हो रहा है, जहां पे किसी के राइट्स की हनन हो रही है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अब हमें अपने उतरना पड़ेगा
फील्ड में और अपनी बात को रखना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे गलत हो रहा है। सबरीमाला केस में जहां पे उन्होंने एक लिमिटेड एज ग्रुप की औरतों को या लड़कियों को, जिसको क्या, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनका जो एज ग्रुप में थी, उस एज ग्रुप में औरतों को टेंपल एंट्री पे बैन कर दिया गया था। जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी, जब एक औरत को बेसिकली जो है सिर्फ फोन पे या मुंह से 3 बार से तलाक कहने पे जो है उसको तलाक दे दिया जा रहा है, उसकी ग्रॉस वायलेशन ऑफ राइट्स की बात हो रही है, उसकी डिग्निटी की हनन हो रहा है, वहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि ठीक है आपकी कस्टमरी लॉज हैं, बट हमारे पास भी एक राइट है, हमारे पास भी आर्टिकल 13 है, हमारे पास भी आर्टिकल 141 है कि हम जो है हम आपके कोई भी ग्रॉस वायलेशन का जो है हमें उसमें हो रहा है तो हमें उसमें उतर के आपको बताना पड़ेगा। और ये बेसिकली जो कस्टमरी लॉज है, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, ये यही कहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस को आपको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे रिलीजन में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जहां पे अगर जो है उन प्रैक्टिसेस को बंद करवा दिया जाए तो वहां पे वो रिलीजन की एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी। सपोज मैं सिख रिलीजन की बात करूं तो सिख में जो है बाल लंबे करना, कृपाण रखना और कंगन पहनना, ये कड़ा पहनना बेसिकली, तो ये चीजें जो है उनकी एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, आप उसको जो है नहीं वॉयलेट कर सकते हो। और अगर आप वॉयलेट करोगे तो उस रिलीजन की एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी। तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस ये कहता है कि जो है आप उस रिलीजन को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल 26 यही बात करता है। आर्टिकल 27 आपको ये बात करता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस। अब ये टैक्सेस क्या है? अगर मैं आपसे थोड़े से पहले, क्या 200-400 साल पहले की बात कहूं तो हमारे देश में मुगल राज था, उससे भी थोड़े साल और पहले से, तो वहां पे एक जजिया टैक्स होता था। जजिया टैक्स बेसिकली हिंदू से कलेक्ट किया जाता था फॉर द प्रैक्टिस, मतलब मुस्लिम्स लोगों के लिए चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, उनकी लाइफ अच्छे से रहा से, और नॉन मुस्लिम से वो टैक्स लिया जाता था। ये जजिया टैक्स था बेसिकली। तो क्या ये आज भी किसी फॉर्म में हमारी पार्लियामेंट या हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है कि टैक्स कलेक्ट करने का? नहीं, ये पावर जो है नहीं है। और ये आर्टिकल 27 हमें फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस की यही बात करता है। आर्टिकल 28 जो है बेसिकली रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो मैंने बहुत इजी वे में आपको जो है पीपीटी में बना के रखा है, और आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से इंस्टीट्यूशंस में जो होली फंडेड हैं या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव फंडेड हैं, क्या उनमें जो है अलाउ किया जा सकता है रिलीजियस नॉलेज या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को देने का। तो ये बेसिकली आर्टिकल 28 जो है इस चीज पे बात करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 29 एंड 30, जहां पे हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करेंगे, जहां हम माइनॉरिटीज की बात करेंगे। अब ये बात जो है उस टाइम पे जब हमारा संविधान बन रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची। ये कहा गया कि ठीक है यार, हमारे यहाँ 80% हिंदू मेजॉरिटी है, हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, बट हमारे यहाँ 10 ऐसी एरियाज हैं जहां पे आज भी हिंदूज माइनॉरिटीज में हैं। जैसे आपका नागालैंड हो गया जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, या आपका लद्दाख हो गया जहां मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट डोमिनेंस है, तो वहां हिंदूज नहीं है। तो क्या हम हिंदूज को भी जो है माइनॉरिटीज में मान सकते हैं उन जगहों पे? तो ये बहुत बड़ा एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपना डिसीजन दिया था कि इट्स अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कौन सी रिलीजियस कम्युनिटीज माइनॉरिटीज हैं या मेजॉरिटीज में हैं, ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन कर सकता है। तो माइनॉरिटीज की कहानी यहाँ पर है। अब हम आर्टिकल 29 और 30 की बात करते हैं। इसमें ये कहता है कि कोई भी ऐसी जो माइनॉरिटीज है, आर्टिकल 29 बेसिकली एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं करता, इसमें कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है आपका इंक्लूड होगा। तो ये उसकी बात है। तो उसमें उनके पास कोई, मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है, कोई कल्चरल प्रैक्टिस है जो बहुत ही यूनिक है, तो वो उसको कंजर्व कर सकते हैं आर्टिकल 20 है। बट आर्टिकल 30 जो है वो कहता है कि ये काम जो है हम माइनॉरिटीज को देंगे, जो कि वो माइनॉरिटीज जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटीज हैं। बाकी चीजों में नहीं, सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस की जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो है राइट दिया गया है कि वो एस्टैब्लिश कर सके, एडमिनिस्टर कर सके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस।
जो वो उस चीज को प्रिजर्व कर सके अपनी डिस्टिंग्विश्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस को। तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल 29 और 30 की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब हम आर्टिकल 31 पे आते हैं। आर्टिकल 31 बेसिकली जो है राइट टू प्रॉपर्टी की बात किसी जमाने में करता था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 उसने जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया आर्टिकल 300A में। बट आर्टिकल 31 जो है बेसिकली 3 टाइप्स की राइट्स की बात करता है, 31A, 31B, 31C। 31A जो है कहता है कि 5 कैटेगरी ऑफ लॉज ऐसे होते हैं जो चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट ऑफ लॉ में ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 के बेसिस पे इसको नहीं चैलेंज किया जा सकता, चाहे वो एग्रीगेरियन लॉज हो, एमलगेमेशन ऑफ द पार्टीज हो सकता है, या एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स हो सकता है। ऐसे 5 टाइप के जो है कैटेगरीज ऑफ लॉज है जिनको ये परमिट मिली है। 31B बेसिकली जो है ये कहता है, बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनने एक बहुत तगड़ा तरीका निकाला था कि उनको जो लगता था कि कोई ऐसी चीज जो कोर्ट जो है शट डाउन कर सकता है, कोर्ट जो है स्ट्राइक डाउन कर सकता है उनके लॉज को, वो क्या करते थे उसको जो है शेड्यूल 9 में डाल देते थे। अब शेड्यूल 9 में डालने के बाद उनको ये फायदा मिल जाता था कि ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकता। अब जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकता तो कोर्ट इसके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकती। तो ये चीज जो है उस टाइम पे केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 एक लैंडमार्क जजमेंट था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले तो आपने जितनी चीजें शेड्यूल 9 में डाल दी उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बट इसके बाद की चीजें अब जो भी डलेंगी अब उसमें हमारे पास पूरा राइट होगा जुडिशियल रिव्यू का। अब इस आर्टिकल 31C पे आते हैं। आर्टिकल 31C बेसिकली ये कहता है कि 39B जो मैंने आपको आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन में बताया था कि जहां पे 39B और C की एंट्री होगी वहां पे आर्टिकल 14 को जाना पड़ेगा। जहां पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होगी वहां पे राइट टू इक्वालिटी की बात नहीं हो सकती, और ये चीज आर्टिकल 31C बहुत ही जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है। अब हम आते हैं द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इन टर्म्स ऑफ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 32 जो है हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये इसको बेसिकली कहा क्या, क्यों कहा गया? अब उन्होंने ये कहा कि जो हम फंडामेंटल राइट्स अपने लोगों को दे रहे हैं इसका फायदा ही क्या अगर जो है ये कोर्ट ऑफ लॉ में इंप्लीमेंट ही ना हो सके। तो उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 32 में आपको 5 रिट्स दी जाएंगी जिसकी वॉयलेशन में अगर आप फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो ये 5 रिट्स के आधार पे आप कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंच सकते हैं। अब ये जो रिट्स हैं ये बेसिकली इनके जो टर्म्स आप पढ़ोगे ये लेटिन वर्ड्स हैं, बट इसको जैसे मैंने कहा अभी आपको मैंने आर्टिकल 20 पढ़ाया था उसमें भी यही था, लेटिन वर्ड से, पर मतलब बहुत ही इनके सिंपल है। सबसे पहला वर्ड है जो पहला रिट है वो है हेबियस कॉर्पस। आप किसी के डिटेंशन को, इलीगल डिटेंशन को आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो कि जो है ये आपने ऐसे किसी को इलीगल डिटेन क्यों किया गया। अगर आपने प्रोसीजरल डिटेन किया गया है वहां पे हेबियस कॉर्पस नहीं काम करेगा, बट अगर किसी का इलीगल डिटेंशन हुआ है तो वहां पे हेबियस कॉर्पस काम करेगा। सेकंड हमारी रेट है मैंडमस। मैंडमस मतलब कमांड। हम किसी पब्लिक अथॉरिटी को जो है कमांड कर रहे हैं कि भाई तुम अपना काम करो यार, जो है तुम ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते जस्ट बिकॉज आप किसी पब्लिक अथॉरिटी में बैठ चुके हो, किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ चुके हो। तो ये मैंडमस जो है वी कमांड, ये इसकी बात करता है। अब है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन बेसिकली है क्या? सपोज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जो लोअर जुडिशरी है वो अपने जो है जुरिडिक्शन से एक्सीड कर जाती हैं, जो उनके जुरिडिक्शन में चीजें नहीं है उस पर भी वो फैसला देना लगती हैं, तो हायर कोर्ट्स के पास पावर है, वो प्रोहिबिट कर सकती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और फिर उसके बाद आता है सर्टिओरारी। सर्टिओरारी और प्रोहिबिशन कनेक्टेड है, तभी मैंने उनको एक साथ लिया। सर्टिओरारी बेसिकली ये कहता है कि प्रोहिबिशन में कि वो जुरिडिक्शन एक्सीड कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे रोक सकता है, पर सपोज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उस चीज को देखा ही नहीं और लोअर जुडिशरी ने अपना जजमेंट दे दिया, अब उसके बाद क्या? तो अब उसके बाद सर्टिओरारी रिट जो है इश्यू हो सकता है और उसके लोअर कोर्ट के जो जजमेंट है उसको क्वैश कर दिया जाएगा कि आप जो है ये काम नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो है लास्ट जो हमारी रिट है को वारंटो।
बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से जो है यहाँ पे बैठे हो, ये बेसिकली को वारंटो कहता है। इसको मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है और वो जो है उस वाइस चांसलर बनने की जो क्वालिफिकेशन थी वो ये थी कि आपके पास 10 साल की पीएचडी हो, 10 साल का आपके पास एजुकेशनल जो है आपने एज अ प्रोफेसर सर्व किया हो, आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास सो एंड सो डिग्रीज और होनी चाहिए। सपोज उस वाइस चांसलर के पास वो सब डिग्रीज या वो उस रिक्वायरमेंट्स को उसने फुलफिल नहीं किया और वो जो है बीसी बना हुआ है, तो आपके पास राइट है कि आप को वारंटो रिट जो है वहां पे इशू करके उससे पूछ सकते हो कि आप किस अथॉरिटी के साथ आप वहां पे बैठे हो। अब हम आते हैं अपने, हम लास्ट फेज में हैं फंडामेंटल राइट्स के, आर्टिकल 33, 34, 35। ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स का, एज इट इज एक्सप्लिसिटली ये नहीं मेंशन है, बट ये फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल 32 जो हमारा रिट्स जो हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, वो आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 को नहीं प्रोटेक्ट करता है। अब ऐसा क्यों है? आर्टिकल 33 बेसिकली हमारे आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इन सब की बात करता है। अब इसमें यह होता है कि सपोज आपने सुना होगा कि जैसे बैंक के अधिकारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, उनकी कोई बात नहीं मानी गई, वो जो है धरने पे बैठ सकते हैं, या कोई हॉस्पिटल के कर्मचारी है वो धरने पे बैठ। पर क्या आपने कभी सोचा है या कभी सुना है अपने कभी भी न्यूज चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में कि हमारी पुलिस जो है धरने पे बैठ गई, हमारी नेवी धरने पे बैठ गई, हमारी एयरफोर्स या आर्मी हमारी या पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी बॉर्डर फोर्सेस वो धरने? ऐसा नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मिला हुआ है, वो ये काम नहीं कर सकते हैं और ये उनके साथ एक्सेप्शन है। आप जो है ये सब चीजें, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको ये राइट नहीं है कि आप जो है धरने पे बैठ सकते हो या कोई भी स्ट्राइक कर सकते हो। तो ये बेसिकली आर्टिकल 33 हमारी यही बात करता है। अब हम आर्टिकल 34 की बात करते हैं। आर्टिकल 34 ये कहता है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी ये दोनों अलग चीजें, इनको आप जो है मिलाइएगा नहीं। और नेशनल इमरजेंसी एक एरिया पे लगता है जब कहीं वॉर हो गई, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, उस बेसिस पे जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी लगेगा। और मार्शल लॉ जो होता है एक मिलिट्री रूल होता है काइंड ऑफ, ये किसी जो है एरिया, एक शॉर्ट जगह पे जहां राइट हो जाए वहां पे जो है मार्शल लॉ लगता है बेसिकली। तो उस जगह पे भी जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोटेक्ट कर पाता। अब हम आते हैं आर्टिकल 35 जो हमारा लास्ट राइट है फंडामेंटल राइट्स का। ये बेसिकली ये बात करता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट कराना है, एनफोर्स कराना है, ये राइट्स बेसिकली सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। सिर्फ पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट में लॉज बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। और ये ऐसा क्यों किया गया होगा आप खुद सोचिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी ये करने लगे तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी? अरुणाचल प्रदेश अपने लॉज बना रहा है, यूपी अपने बना रहा है, ये नहीं हो सकता। तो एक यूनिफॉर्मिटी देश में रहे, इस चीज को लागू करने के लिए जो है आर्टिकल 35 में ये पावर दी गई है कि जो है फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कराने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और इसी आर्टिकल के साथ मेरे दोस्तों आज की हमारी क्लास फंडामेंटल राइट्स जो है यहीं पे समाप्त होती है। होपफुली मैंने बहुत कोशिश की कि आपको चीजें बहुत इजी वे में समझ में आ सके, रेदर देन जो है मैं आपको ये फीड कर पाता कि सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में आर्टिकल्स की बात करता। वो चीजें बहुत हो रही हैं यूट्यूब पे, आप वहां पे भी चीजें लेक्चर दे सकते हैं, बट जो सिंपल वे में आप सब चीज को कनेक्ट कर सकते थे कि किस आर्टिकल से क्या मतलब है, ये बेसिकली आपको मैंने समझाने की कोशिश की। हर चीज क्या न्यूएंसेस हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या केस लॉज हैं, और यही सब चीजें आपको चाहे यूपीएससी प्री हो चाहे यूपीएससी मेंस हो आपको लिखना पड़ेगा, और यही चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट आप इस चीज को अगर 2 पार्ट में भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। बट जिस हिसाब से मैंने चीजों को एक फ्लो बनाया था, आप अगर एक पार्ट में भी इस पूरी क्लास को खत्म करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी और एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है कि आप इस एग्जाम में एटलीस्ट इस टॉपिक से बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करें। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।